लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी गॉस लॉ के बारे में, उसके प्रूफ के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। आज अपन बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बारे में कि गॉस लॉ का यूज करके अपन क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, ठीक है ना। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे फर्स्ट है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर है आपके पास में, जिसकी वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में आएगा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आपको फर्स्ट क्या निकालना है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है आपके पास में, या लाइन चार्ज या फिर लाइन क्या है आपके पास में, वायर है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ए बी इनफाइनाइट क्या है, वायर है, ये ए और ये इधर से ए बी क्या आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है। आप इधर ए ले लो नीचे बी ले लो, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके अपन दो पॉइंट फिक्स कर लेते हैं, दो छोटे पॉइंट जो फाइनाइट हैं, A1 और A2। मान के चला अपन ने ये पॉइंट A2 है और ये पॉइंट क्या आपके पास में A1, और A1 और A2 का मिड पॉइंट जो है वो है O। O से R डिस्टेंस, परपेंडिकुलर R डिस्टेंस पे पॉइंट है P। इस पॉइंट P पे अपने को A1 और A2 की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये इधर E1 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा E2। वही जब एंगल बनता है तो अपन क्या करेंगे, इसको एंगल्स के अंदर ब्रेक करेंगे आपके पास में, तो ये बनेगा आपके पास में DE1 cos थीटा, DE1 sin थीटा, और ये बनेगा ऊपर वाला DE2 sin थीटा। इधर मिलेगा आपको DE1 cos थीटा एंड DE2 cos, ठीक है। A1 और A2 के आपके पास में स्मॉल एलिमेंट्स है, एलिमेंटल पॉइंट्स है। A1 A2 के आपके पास में स्मॉल एलिमेंटल पॉइंट्स हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने अपन पॉइंट P पे, और O से डिस्टेंस कितना आपके पास में R, जैसा अपन पहले कर चुके हैं पहले के डेरिवेशन में। तो अपन पहले क्या करेंगे, E1 निकाल लेंगे, E2 निकाल लेंगे, cos थीटा निकाल लेंगे और सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। एक केस तो ये या निकाल रहे हैं अपन विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस ने क्या बोला कि अगर मेरे पास में क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस हो, कैसी सरफेस होनी चाहिए, क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस हो, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड का कितना होता है, 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक इमेजिनरी सरफेस मान लूंगा जो कि क्या बनेगी, सिलेंडर बनेगी। क्या बनेगी, एक सिलेंडर। देखो तो ये आपके पास में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये आपकी क्या हो गई, गॉसियन सरफेस हो गई, और इस वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पहले वाले में भी अपन क्या लगा लेंगे, वायर के ऊपर चार्ज लगा लेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ले लो, ठीक है। वही A1 A2 की बात करें तो ये पॉइंट आपका A1, ये पॉइंट क्या हो जाएगा A2, ठीक है। तो आपको सरफेस के तीन डायरेक्शंस मिलेंगे, एक तो यहाँ पे तो सरफेस इधर जा रहा है, एक डाउनवर्ड, ये हो गया आपका DS1, ये हो गया आपका DS2, और ये हो गया आपका DS3, जो कि E की डायरेक्शन में ही है। यहाँ पे थीटा कितना हो गया आपके पास में, 90 डिग्री, यहाँ पे भी थीटा कितना हो गया आपके पास में, 90 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत है, पक्का नहीं है। तो फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस ने क्या बोला, EDS cos थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, Q/ε0 के बराबर होता है। यहाँ पे सरफेस कितनी आपके पास में, तीन है, DS1 DS2 और DS3,
तो EDS1 cos थीटा प्लस EDS2 cos थीटा प्लस EDS3 cos थीटा इक्वल्स टू कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS1 के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू कितना है 90। DS2 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और DS3 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। तो कितना हो गया EDS cos 90 प्लस 1 EDS2 cos 90 प्लस EDS3 cos 90 इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यहाँ पे cos 0 आएगा। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यहाँ पे भी cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और उधर क्या आपके पास में cos है 0 है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास में 1 होती है। तो ये दो तो 0 हो गए, 0 प्लस EDS इक्वल्स टू कितना हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, DS इक्वल्स टू कितना मिलेगा आपको, EDS इक्वल्स टू कितना गया Q अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, DS की बात करूं सिलेंडर के लिए, तो कितना मिलेगा आपको 2πRL मिलेगा, 2πRL इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं E की वैल्यू निकालूं तो E इक्वल्स टू कितना गया Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R इंटू L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है, पक्का नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जब भी मैं एक वायर लेता हूं या कोई लीनियर चीज लेता हूं, तो मैंने बोला था कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है dq अपॉन dl। तो dq इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, और q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू l। तो अपन वहां पे q की जगह कितना रख सकते हैं, लैम्डा इंटू l रख सकते हैं। हेंस E इक्वल्स टू कितना हो गया लैम्डा l अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R इंटू l। l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन होगी, R की वैल्यू भी क्या होगी गिवन होगी। जब भी आप लीनियर चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो पहले इस वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो उसका क्या फायदा होगा, देखो E इक्वल्स टू कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होती है, जिससे आपको न्यूमेरिकल में क्या हो जाएगी इजीनेस हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, ई वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R, और यहाँ पे क्या लग जाएगा R कैपिटल। कोई दिक्कत है, आगे चले। अब अपन ग्राफ के बारे में बात करें तो देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। तो दो ग्राफ बना सकते हैं, एक तो लैम्डा के साथ में और एक बना सकते हैं अपन R के साथ में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये R, ये इधर E और इधर क्या है आपके पास में R है, इधर E और इधर क्या आपके पास में लैम्डा। तो इनवर्स का ग्राफ हमेशा ऐसे स्क्वायर बनेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन R के, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब देखो, अपन ने क्या बात की है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज या लॉन्ग वायर लिया था आपने, जिसके हेल्प से अपन ने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना एक पॉइंट P पे जो O पॉइंट से R डिस्टेंस पे था विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो अपन ने यहाँ पे गॉसियन सरफेस मानी, जो क्या थी आपके पास में एक सिलेंडर था, ठीक है ना, और अपन ने क्या कर लिया सोल्व कर लिया। Q की जगह अपन ने कितना रखा यहाँ पे लैम्डा इंटू L रख दिया, L से L कट गया, तो E इक्वल्स टू कितना आ गया लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R आया। न्यूमेरिकल सोल्व करते तो 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती है, तो मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। न्यूमेरिकल देखो, आपको दिया हुआ है सर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू दी हुई है 2 माइक्रोकूलम पर मीटर,
ठीक है ना। और आर की वैल्यू दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और बोला कि ई निकालो। क्वेश्चन में लैम्डा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलम पर मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर कुलम पर मीटर, और आर इक्वल टू आपके पास में 20 सेंटीमीटर दिया हुआ आपको, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर होगा। ठीक है, ये आपको डेटा गिवन है और आपसे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो सेंस हमको पता है E इक्वल टू कितना होता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। वैल्यूज रखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। 2 तो इट इज लैम्डा गिवन है आपको 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर कितना आपके पास में 20 इंटू 10⁻²। ये आपको वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो अपन इसको सोल्व करें। देखो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा, सोल्व करो देखो 10⁻², ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 20, 10 हो गया, पावर ये कम हो गई -1 हो गया ये, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁴, और इसको क्या लिखेंगे अपन 1.8 इंटू 10⁻+5 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छा है। आपको बोला हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस है 0.1 मीटर, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है लैम्डा वो है 10⁻⁻6 है। आपसे बोला कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करो। क्या बोल दिया आपको? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक, सबसे फर्स्ट आपको क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है। आर इक्वल टू कितना आपके पास में 0.1 मीटर है। लैम्डा आपके पास में 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर है। ठीक है ना। और आपको बोला कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में उसकी क्या निकालो? स्पीड निकालो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब भी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है? q इंटू ई। ई का भी फॉर्मूला निकाला अपन ने, कितना होता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और ये हो गया mv²/r। आर से तार कैंसिल आउट हो गया आपके पास में, तो v² इक्वल टू कितना हो गया 2 लैम्डा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m। अगर मेरे को v चाहिए तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। v इक्वल टू कितना गया स्क्वायर रूट 2 लैम्डा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m। रखो वैल्यू 2 तो ये चीज लैम्डा की वैल्यू 10⁻⁻6 है, q कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻9 होती है। अपॉन में मास कितना है इलेक्ट्रॉन का 9.0 इंटू 10⁻30। तो 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो गया आपके पास में। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 4√2 इंटू 10⁻7, 4√2 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वाला जो डेरिवेशन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, और इंटेंसिटी निकालेंगे एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग सरफेस का। आपके पास में एक इनफाइनाइट सरफेस होगा, इसके दो केस बनेंगे, एक केस की सरफेस कंडक्टिंग है, एक केस की सरफेस आपका नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट शीट है आपके पास में, इनफाइनाइट क्या है? शीट। और शीट कैसी है आपके पास में? नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग से क्या फर्क पड़ता है? अगर आपके पास में शीट कंडक्टिंग होगी तो जो सारा का सारा चार्ज है वो एक ही फेस पे आ जाएगा, एक ही सरफेस पे आ जाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग शीट है तो सारा का सारा चार्ज वहीं पे रहेगा जहाँ पे पहले था। ठीक है, जैसे ये बोर्ड आपका कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, तो इधर भी चार्ज रहेगा और दूसरी वाली साइड में भी क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। अगर ये शीट आपकी कंडक्टिंग होती तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक साइड रहता है, या तो इधर या उधर।
ठीक है ना। तो जब भी आप नॉन कंडक्टिंग शीट लेंगे तो 2 सरफेस लेनी पड़ेगी, जब भी आप कंडक्टिंग शीट लेंगे तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, एक शीट लेनी पड़ेगी, फिर एक सरफेस लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास में एक शीट है और इसको अपन ने चार्ज दिया हुआ है, और कैसी है आपके पास में, नॉन कंडक्टिंग। ये इनफाइनाइट लॉन्ग है। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस देखो वो होगा आपके पास में एक सिलेंडर, इधर भी और दूसरे वाले फेस के लिए भी, जिसमें सारा का सारा चार्ज इस बोर्ड को दे दूं। बोर्ड कैसा आपके पास में नॉन कंडक्टिंग है, तो एक सरफेस तो इधर आएगी और एक सरफेस पीछे की तरफ भी होगी, है ना। तो आपको दोनों साइड लेना पड़ेगा। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी क्या होगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इसको DS1 मान लूं, इसको मैं मान लूं DS2, और यहां से जो सरफेस बनेगी अपवर्ड डायरेक्शन में उसको मैं मान लूं मैं DS3। तो गॉस ने क्या बोला था, EDS cos थीटा किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फ्रॉम गॉस लॉ EDS cos थीटा किसके बराबर होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहाँ पे सरफेस कितनी है, 3 सरफेस है ना। तो 3 सरफेस के लिए क्या होगा, EDS1 cos थीटा प्लस EDS2 cos थीटा प्लस EDS3 cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। DS1 देखो, DS2 इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। DS1 और EB कितने सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0, और DS3 के केस में थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया, 0, थीटा कितना हो गया, 0, और थीटा कितना हो गया, 90। वैल्यूज रखो, EDS1 cos 0 प्लस EDS2 cos 0 प्लस EDS3 cos 90 इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो कितना मिला, EDS प्लस EDS प्लस 0 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, ES प्लस ES इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2ES इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ से E निकालूं तो कितना मिलेगा, Q अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू मिल गई मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब अपने को चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिंस हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, dq अपॉन ds। तो यहाँ से dq इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds, और q इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू s लिख सकता हूँ। हेंस E इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा s अपॉन 2s एप्सिलॉन नॉट। s से s कैंसिल आउट हो गया, E की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गई। E की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, E इक्वल टू कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक, पक्का नहीं है, ठीक है। अब जो ग्राफ बनेंगे यहाँ पे, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस r पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, है ना। तो उसके लिए तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और सिग्मा के लिए देखो, ग्राफ बिटवीन E एंड R, ये तो E हो गया और ये हो गया आपका R, तो इसके लिए तो ऐसी लाइन। और ग्राफ बिटवीन E एंड सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका ये वाला ग्राफ, ठीक। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में कंडक्टिंग शीट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, कंडक्टिंग शीट के बारे में। तो ये नॉन कंडक्टिंग शीट थी, अब अपन ले लेते हैं कंडक्टिंग शीट।
ठीक है, अपन ने ले लिया कंडक्टिंग शीट। वही ये आपके पास में शीट है और कंडक्टिंग है तो सारा का सारा चार्ज क्या है, एक ही फेस पे होगा। बैकवर्ड साइड में, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई भी चार्ज है ही नहीं। ठीक है, जैसे बोर्ड है तो इसके व्हाइट वाली साइड में तो सारा का सारा चार्ज है, बैकवर्ड साइड में कोई चार्ज है नहीं। तो वही गॉसियन सरफेस लेंगे अपन। गॉसियन सरफेस आपके पास में क्या होगी, सिलेंडर आ गई। ठीक है, तो तीन केस बनेंगे, एक तो इनवर्ड का, एक आउटवर्ड का। और ये की ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बाहर की तरफ, ये हो गया DS1, ये हो गया आपका DS2 और ये हो गया DS3। अंदर की तरफ तो कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि शीट कैसी है, कंडक्टिंग शीट है। कंडक्टिंग शीट तो क्या है इसका सीन, टोटल चार्ज लाइज ऑन द सरफेस। सारा का सारा चार्ज कहाँ पे आपके पास में, सरफेस पे है, अंदर की तरफ चार्ज नहीं है। तो इनसाइड जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही गॉस लॉ लगाएंगे, फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस ने क्या बोला, EDS cos थीटा किसके बराबर होता है, आपके Q/ε0 के बराबर होता है। तीन केस बन रहे हैं, EDS1 cos थीटा, EDS2 cos थीटा, EDS3 cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, Q/ε0। EDS2 के केस में E की वैल्यू 0 है और DS3 के केस में थीटा इक्वल्स टू कितना है, 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। DS1 के केस में थीटा कितना है, 0 है, तो कितना हो गया, EDS cos 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू Q/ε0। यहाँ से कितना मिल गया, ES इक्वल्स टू कितना हो गया, Q/ε0। E इक्वल्स टू Q/S/ε0। ठीक, अब हमको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिंस सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, सिंस सिग्मा इक्वल्स टू होता है आपके पास में dQ/ds। देयरफॉर dQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ds। और अपन क्या लिख सकते हैं, और Q इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इंटू s। तो यहां पे रखो, हैंस E इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा S/s/ε0। कैंसिल आउट हो गया S से S, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन ε0। वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या वैल्यू हो जाएगी E की, E वेक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन ε0 इंटू n। कोई दिक्कत है? अगर मैं कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के रिलेशन की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग शीट का, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग कितना आ रहा था, सिग्मा अपॉन 2ε0, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टिंग कितना आ रहा है, सिग्मा अपॉन ε0। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंडक्टिंग का क्या है, डबल। देखो यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे क्या है, 1 है। तो ई कंडक्टिंग इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ई नॉन कंडक्टिंग। ये क्या हो गया, इनका रिलेशन हो गया। ठीक है ना। अब इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे इस चैप्टर से, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। देखो जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि जो शीट है उसका एरिया दे दिया आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और जो सिग्मा है उसकी वैल्यू दे दी आपको 17.70 माइक्रो कूलम। एरिया कितना दे दिया आपको, एस कितना दे दिया क्वेश्चन के अंदर, एस है आपके पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और सिग्मा की वैल्यू है आपके पास में 17.70 माइक्रो कूलम या 17.70 × 10⁻⁻6 कूलम। आपसे बोला कि शीट कैसी है, नॉन कंडक्टिंग है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो। तो ई का फॉर्मूला कितना था आपके पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही था। एरिया की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो सॉरी, ये चार्ज दिया हुआ आपको, क्या दिया आपको, चार्ज दिया हुआ है। तो सिंस सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, क्यू अपॉन ए होता है, क्यू अपॉन एस। तो क्यू कितना है 17.70 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 × 10⁻⁻4। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, सिग्मा कितना हो गया 17.70 × 10⁻²। वैल्यू रखो 17.70 × 10⁻² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 17.70 × 10⁻² अपॉन 17.70 × 10⁻12। ये तो कट गया, तो 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे सारे के सारे आपको मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है ना।